वेलकम टू स्टडी वे 2.0 फ्रेंड। तो जैसा कि आप लोग का इच्छा था कि इसमें जो एनटीपीसी का सेट चल रहा है जीके जीएस का, उस सेट में हम लोग मैथ और रीजनिंग का भी क्वेश्चन करें। तो चलिए इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं सेट नंबर 1 का आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का मैथ का सॉल्यूशन। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी 14,161 का वर्गमूल है। तो वर्गमूल देखिए निकालते हैं इसका, क्योंकि इसमें तो इकाई स्थान पे एक है और एक में एक का गुणा करेंगे तो एक, यहाँ पे 9 है तो 9 में 9 का गुणा करेंगे फिर भी एक आता है, इसलिए इसका शॉर्ट ट्रिक कोई संभव नहीं, इसको निकालना ही पड़ेगा। तो इसको निकालते हैं 14,161। इसका हमको रूट निकालना है। इसका रूट निकालने के लिए देखिए इतना बड़ा अंक हो गया, हमें याद भी नहीं है, तो आपको हम नियम से बताते हैं जो कि बहुत आसान भी है और शॉर्टकट में बन भी जाएगा। 14,161 दो अंक पे पेयर लगा देते हैं, जो बच जाता है उसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ देखिए एक से एक में गुणा करेंगे एक आएगा और यह कैंसिल हो जाएगा। अब जहाँ पेयर लगा रहता है उसी को नीचे लेके आते हैं, यहाँ पे 4 1 को नीचे लेके आएंगे और इसको ऐड कर देंगे, 1 1 2 हो गया। और यहाँ पे इकाई स्थान पर जिस अंक को रखते हैं उसी अंक से नीचे से गुणा करते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे 2 रख देंगे तो 2 में रूट 2 यानी कि 22 का गुणा करेंगे तो 44 हो जाएगा, तो इसलिए वहाँ पे 1 रखते हैं और 1 से 1 का गुणा करते हैं तो 21। यहाँ से हो जाएगा 0 2 और ऊपर से लेके आएंगे 6 1 को, फिर इसको ऐड करेंगे, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। अब बोलिए यहाँ पे क्या से गुणा किया जाए कि इकाई स्थान पे एक आए, तो या तो एक से गुणा करना पड़ेगा या 9 से। अगर एक से गुणा करते हैं तो काफी छोटा हो जाएगा, तो इसलिए 9 से गुणा करके देख लेते हैं। तो 9 से गुणा करेंगे तो 9 × 9 81, 8 हो गया। 9 में 2 का 18 हो गया, 18 में 8 जोड़ेंगे 26, 2 9 में 2 का 18 तो 20। ये देखिए कैंसिल हो गया, यानी कि मेरा क्या आया वर्गमूल निकल के 119। अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी दिया है। तो पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा 119। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अल्फा और बीटा द्विघातीय समीकरण 5 + √2x² - 4 + √5x + 8 + 2√5 = 0 के मूल है, तो हमको ज्ञात करना है 2 अल्फा बीटा बटा में अल्फा प्लस बीटा। तो कक्षा 10th में एक फार्मूला पढ़े हैं फ्रेंड, उसको देख लेते हैं। अल्फा बीटा बराबर होता है C/A और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -B/A। इसी फार्मूला का हेल्प लेंगे और इस सवाल को बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। 2 अल्फा बीटा दिया है तो 2 को लिख देते हैं, और अल्फा बीटा का फार्मूला क्या होता है C/A, और इसके लिए A यह है और B यह है और C यह है। तो क्या है C को लेना है, तो 2 × 8 2√5 यहाँ पे प्लस है और बट्टा में ये क्या है, ये 5 + √2 और इस होल के बट्टे में अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है -B/A। और यहाँ देखिए पहले से माइनस लगा हुआ है, यानी कि माइनस और माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 + √5 बट्टा में A की जगह पर 5 + √2। अब देखिए इस टोटल को हल करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 × 8 + 2√5 बट्टा में 5 + √2 गुणा, इसको ऊपर करके पलट देना होगा, यानी कि 5 + √2 बट्टा में 4 + √5। अब यहाँ से देखिए यह कैंसिल हो गया और इस 4 + √5 से इसको हम 2 बार में कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि 8 + 2√5 अगर इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यह वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं, और 2 × 2 कितना हो गया 4। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4। देखते हैं 4 किस ऑप्शन में दिया हुआ है।
ऑप्शन नंबर ए में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े और शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ से तो कोई शॉर्ट ट्रिक संभव नहीं था, यही जो नियम है उसी से बनाना पड़ेगा। आगे देखते हैं। यदि एक समभुज त्रिभुज की एक भुजा 6√3 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। समभुज त्रिभुज कहने का मतलब है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फार्मूला होता है फ्रेंड, आप लोग याद कर लीजिए। ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुणे भुजा, और यहाँ से इसको रख लेते हैं मान √3/2 और गुणे भुजा का मान दे दिया है 6√3 सेंटीमीटर। 2 से इसको ले जाएंगे 3 बार में, और यहाँ से √3 जब गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि 3 × 3 बराबर 9 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड। एक भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 5 सही 1/5 है तो भिन्न ज्ञात कीजिए। आपको हम बताते हैं, देखिए अगर कभी भी ए सही b/c दे दे तो इसके कहने का मतलब होता है a प्लस b/c। तो यह 5 से 1/5 दिया, यानी कि 5 प्लस 1/5। तो इससे हमको पता चलता है कि यह कोई भिन्न रहा होगा 1/5, और इसी का तो व्युत्क्रम 5 है, यानी कि 1/5 वो भिन्न है, और इसी को अगर व्युत्क्रम करेंगे तो 5, और इसको ऐड करने पर क्या आ रहा है 5 से 1/5। तो वह भिन्न कौन सा है 1/5। इस तरह आप शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं। अगर आप लोग का मन होगा तो हम इसको नियम से भी बताएंगे, लेकिन अभी हम लोग का एग्जाम सर पे है, इसलिए सवाल को कैसे भी करके बनाना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1/5, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 15 परीक्षाओं में सुबीर द्वारा प्राप्त औसत अंक 29 है और रुचिरा अब तक 27 का औसत बनाए रखे हैं, लेकिन अब तक केवल 11 परीक्षा दी है। सुबीर के प्रदर्शन से मेल खाने के लिए रुचिरा को शेष 4 परीक्षाओं में औसत से कितना स्कोर करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर सुबीर 15 परीक्षाओं में औसत अंक 29 है तो उसका टोटल अंक क्या होगा, टोटल अंक होगा उसका 15 × 29, और बोल रहा है कि इसी के अंक के बराबर रुचिरा को भी अंक लाना है, लेकिन अभी तक उसने 11 ही परीक्षा दी है, और 11 परीक्षाओं तक का औसत कितना है 27 है, यानी कि 11 × 27 कर देंगे, प्लस अभी भी इसको 4 परीक्षाएं देनी बाकी है, और 4 परीक्षाएं देना बाकी है, तो हम यह मान लेंगे कि शेष परीक्षा में उसने यक्ष अंक प्राप्त किया। ऐसे कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगा, यानी कि 4 और गुणे यक्ष करेंगे, और 4 गुणे यक्ष कर दिए। अब यहाँ से इसको गुणा करते हैं, 15 में 29 का गुणा करेंगे, 15 से 9 बार में 135, 135 को लिख देंगे 5, 13 हासिल लग गया है, 15 दूना के 30, 30 में 13 जोड़ देंगे 43 बराबर, इसको गुणा करते हैं 11 में 7 से 77, 7 बच गया, 11 दूना 22 में 7 जोड़ देंगे 29, और प्लस ये 4x हो गया। इस 297 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 435 में 297 को हमको घटाना पड़ेगा, और घटाएंगे तो आ जाएगा 138 और इसी बराबर 4x, और यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 138 बटा में 4, देखिए 4 से 3 बार में 4 3 12, 1 हो गया, 4 4 16, 2 बच गया, 4 5 20, यानी कि 34.5। आगे जो भी 4 गो परीक्षा बचा है उसका, उसमें उसको 34.5 अंक का औसत लाना पड़ेगा, तब वह सुबीर के बराबर अंक कर पाएगी। तो देखते हैं कि 34.5 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं, बी। चलिए आगे देखते हैं।
1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ऐसे प्रश्न में फ्रेंड्स आप सिंपल तरीका समझिए, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए यानी कि हम 1739 को ही 11 से भाग दे के देख लेते हैं ना। तो 1739 को भाग देंगे एक बार में 11, 6 बच गया 3, यहाँ से 5 बार में ले जाएंगे 55 हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा 8 और यह हो जाएगा कट जाएगा, और यहाँ से 9, यहाँ से 8 बार में, यानी कि एक शेष बच गया। तो एक शेष बच गया है फ्रेंड। तो अब हमको बोल रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि जो है कि 11 से विभाजित हो जाए। तो अगर 11 से विभाजित करना है तो और यहाँ पे 11 लाना पड़ेगा, और 11 लाने के लिए 1 में 10 जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़े जाने वाले अंक की संख्या कितनी होगी? 10। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है 10। 10 दिया ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी? स्वयं की 2 गुनी बोल रहा है करने के लिए। तो सबसे पहली बात, अगर वो मान लेते हैं कि वो राशि 100 रुपये रही होगी, तो कितने वर्षों में बोल रहा है फ्रेंड? 30 वर्षों में। और दर ही हमको ज्ञात करना है, दर को यक्स मान लेते हैं, बट्टा में 100 कर देते हैं, बराबर वह स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 100 रुपये है और 100 रुपये हो जाने, यानी कि साधारण ब्याज कितना हुआ? 100 रुपये ही हुआ, क्योंकि 2 गुनी करने का मतलब वो मिश्रधन जोड़ के बोल रहा है। अब यहाँ से कैंसिल करेंगे इसको, 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, एक्स का मान हो जाएगा 10 बट्टा में 3, और यहाँ से मान निकाल लेंगे 3 सही 1/3% की रेट से। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 9, 17 और 27 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहली बात, एक फार्मूला होता है, लेकिन फार्मूला वो याद करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, जो कि परीक्षा में भूल जाता है। तो आप थोड़ा सा अगर कंसेप्ट समझ लेते हैं तो काफ़ी आसानी से बना देते हैं। चतुर्थानुपाती बोल रहा है तो इसको हम करने के लिए 9:17 लिख देते हैं, और समानुपात का चिन्ह दे के 27, और हमको चतुर्थानुपाती बोला है तो जो बोला है उसको यक्स मान लेते हैं, और बस अब यहाँ से हमारा प्रश्न का आंसर आ जाएगा। देखिए, अनुपात करने का मतलब बट्टा के जैसा, यानी कि 9 बट्टा में 17 बराबर 27 बट्टा में यक्स। अब देखिए ऊपर से ऊपर कटा देंगे, 9 से 3 बार में यक्स का वैल्यू हो जाएगा 17 में 3 का गुणा करेंगे 51। अब देखते हैं किस ऑप्शन में 51 दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी 51, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 51। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर 6 मीटर का है। यदि इसका परिमाप 64 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए लंबाई और चौड़ाई में अंतर 6 मीटर का, अगर इसका चौड़ाई x है, देखते हैं, अगर इसका चौड़ाई x है तो इसका लंबाई क्या होगा? x प्लस 6, और इसका हमको परिमाप दिया है, यानी कि 2 इंटू x प्लस 6, और प्लस यक्स का वैल्यू दिया है 64। तो यहाँ से ज्ञात कर लेंगे 2 इंटू 2x प्लस 6 बराबर 64। देखिए 2 से इसको कैंसिल करेंगे कितने बार में? 32, और इस 6 को इधर लेके आएंगे तो 32 में से 6 घटा देंगे तो हो जाएगा 26। अब यहाँ से देखते हैं 2x बराबर 26 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 13। अगर x 13 है तो x प्लस 6 कितना हो जाएगा? 19। और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, 13 गुणे 19। अब यहाँ से कर देते हैं, 19 में 3 से गुणा करेंगे, 19 3 57, 5 बच जाएगा, 19 में एक बार में 19, 19 5 24, यानी कि 247 मीटर स्क्वायर इस प्रश्न का आंसर होगा। हम देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है।
चलिए आगे देखते हैं। दो बर्तनों ए और बी में चीनी और पानी के मिश्रण का अनुपात 4:5 तथा 3:2 है। आधी चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाएगा। अब देखिए, आधा चीनी और आधा पानी को मिलाना है तो हम किसी एक की वैल्यू को लेकर के हम निकाल सकते हैं। हम इसके चीनी का जो है कि मात्रा को लेते हैं। अगर किसी बर्तन में 4:5 के अनुपात में जो है कि चीनी और पानी का मिश्रण है तो चीनी कितना रहा होगा, तो चीनी 4 और टोटल मिश्रण कितना का है, 9। उसी प्रकार से दूसरे बर्तन में अगर 3:2 के रेशियो में है तो चीनी 3 और टोटल मिश्रण कितना रही है, 5। और आगे बोल रहा है कि कैसे किया जाए कि आधा चीनी और आधा पानी हो जाए, यानी कि 1/2 ही रह जाए। अब देखिए, सेपरेट सेपरेट ज्वाइंट वाला है, अगर आप लोग पढ़े भी होंगे। अब इसको अंतर लेते हैं, तो अंतर लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 18 लॉस हो जाएगा, और यहाँ से 18 लॉस हो जाएगा तो 8 -9। देखिए, माइनस देख के घबराना नहीं है, क्योंकि माइनस को हम इग्नोर कर देते हैं। अनुपात इसमें घटाते हैं तो 10 हो जाएगा एलसीएम, और 10 एलसीएम का मतलब 6 -5, और यहाँ कितना हो गया, 1/18 अनुपात 1/10। अब इसी को काउंट करेंगे, तो इसको काउंट करेंगे तो 10 अनुपात हो जाएगा 18, यानी कि 5 अनुपात। फ्रेंड देखिए, इसको करेंगे तो 18:10, यानी कि 9:5 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर देखते हैं, 9:5 किस में दिया हुआ है, तो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जोड़ का है। इसको आप लोग आसानी से जोड़ सकते हैं, नहीं तो हम जोड़ के भी दिखा देते हैं। देखिए कैसे जोड़ना है इसको। और दशमलव का काफी ध्यान रखना है, तो 0.295 यहाँ करते हैं फ्रेंड। 0.295 आगे है 2.950, फिर आगे है 29 देखिए, दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं रह जाता है, और उससे पहले रहता है 29, मतलब 29.5, और डबल जीरो बैठा देते हैं। आगे है 295.000 कर देते हैं। अब इसी को ऐड करना है, फिर ऐड करके देखते हैं, 5 हो जाएगा, 9 5 14, एक हो गया, 9 5 14 2 18, एक 19, 9 5 14 2 16, एक 17, एक अभी भी बचा हुआ है। देखिए 9 2 11, 11 11 5 16, एक 17, एक अभी भी बचा हुआ है, 9 2 11, एक 12, एक अभी बचा हुआ है 3। ऐड करने पर 327.745, ऑप्शन नंबर डी। इसको आप लोग काफी आसानी से बना सकते थे, क्योंकि ये जोड़ ही था। आगे देखते हैं। यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3750 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करना है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे ए स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर। यह कितना दिया हुआ है, 3750। अब यहाँ से हम इसको 6 से कैंसिल करते हैं। देखिए 6 से 6 बार में एक बच गया, 6 दूना के 12, 3 बच गया, 6 5 30, यानी कि 625 बार में, यानी कि ए स्क्वायर का वैल्यू 625। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, √625, यानी कि ये बराबर आ गया 25, और एक भुजा की वैल्यू 25 आ गई। तो आयतन बराबर क्या होता है, एक क्यू, यानी कि भुजा का क्यू। तो 25 में 25 का हम क्यू कर देंगे, तो 25 का क्यू करेंगे तो 25 का स्क्वायर होता है 625, और 625 गुणे 25 कर देते हैं। जो आएगा वो मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका जो है कि करने पर आता है 15625, गुणा करने पर। अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, 15625। आगे देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 53।
सवाल है देखिए, नीलांजल भारती से 11 वर्ष छोटा है। 15 साल बाद भारतीय नीलांजन की आयु का 1:2 गुनी हो जाएगी। तो नीलांजन की वर्तमान आयु कितनी है? हमको नीलांजन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो ऐसा करते हैं, सिंपल सी बात, कि हम 15 वर्ष बाद ही मान लेते हैं कि 15 वर्ष बाद क्या होने वाला है। 15 ईयर बाद, 15 ईयर बाद क्या होगा? वह 1.2 गुनी है, यानी कि इसको 12/10 लिख सकते हैं, और इसका रेशियो निकालेंगे तो 6:5 आएगा। यानी कि भारती और नीलांजन का रेशियो आया, क्योंकि भारती बड़ी है तो भारती की उम्र 6 वर्ष और नीलांजन की उम्र 5 वर्ष। वह 15 साल बाद हो या 20 साल बाद हो, कभी भी हो, अगर आज उससे 11 वर्ष छोटी है तो 15 साल बाद भी 11 वर्ष ही छोटी होगी। तो यहाँ से जो है कि 15 साल बाद देखने में लग रहा है कि 1 साल छोटी, इसलिए कि 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1, और इस 1 का वैल्यू दे रखा है सवाल में 11, तो हमको 5 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5 का वैल्यू 55, यानी कि 15 साल बाद नीलांजन की आयु क्या होगी? 55 साल। तो पूछा है कि वर्तमान आयु कितनी है, तो 15 साल बाद अगर 55 साल की है तो आज 55 में से 15 को हम घटा देंगे, आ जाएगा आंसर 40। ये भी एक तरीका है फिर सवाल को जल्दी में बनाने का। नहीं तो हम इसको यक्स मान के भी बना सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 40 वर्ष। देखिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 क्वेश्चन है, 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 4 दिन बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं, तो उसके बाद काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? देखिए 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि उनके द्वारा 8 दिन में कितना काम किया जाएगा? 10 गुणे 8, 80 काम। और इसी काम को बराबर करना है, कैसे? 4 दिन बाद 2 श्रमिक छोड़ देते हैं, यानी कि 4 दिन तक 10 आदमी काम करेंगे, तो 10 गुणे 4 कर देंगे, अब प्लस कर देंगे। अब बोल रहा है कि श्रमिक कितने बच गए? अब 8 श्रमिक बच गए, तो 8 श्रमिक को कितना दिन लगेगा शेष काम को करने में? तो यहाँ पर यक्स मान लेते हैं। अब ये देखिए, इसी को हल करेंगे, यक्स का जो मान आएगा आंसर 10 में 8 का गुणा करेंगे 80, 80 बराबर ये हो जाएगा 40 प्लस 8x। इस 40 को इधर लाएंगे, घट जाएगा तो 40 आएगा, और बराबर ये 8x ही बचा हुआ है। अब x का वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ से 8 से 40 5 बार में कैंसिल, यानी कि 5 दिन। तो जो बचा हुआ काम है उसको 8 आदमी 5 दिन में पूरा करेंगे। तो देखते हैं कि 5 किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। 55 क्वेश्चन है, एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है, यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है, तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है? देखिए 62% अगर एजुकेटेड है तो 38% अनएजुकेटेड होंगे, और यहाँ पे दिया है कि यही 38% बराबर 24,567। तो हमको ज्ञात करना है कि शिक्षित लोगों की संख्या, यानी कि 62% बराबर कितनी होगी? तो देखिए 24,567 गुणे, शिक्षित लोग ज्यादा हैं तो उनकी संख्या भी ज्यादा होगी, तो ज्यादा के लिए बड़ा वाला ऊपर लिख देते हैं, छोटा वाला नीचे लिख देते हैं। अगर ऐसे सवाल को पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पे जाइए और मिक्स प्रोपोर्शन चैप्टर को अच्छी तरह से देखिए, उसमें सारा कुछ बताया जा चुका है। इसको हम कैंसिल करते हैं, देखिए 2 से कटाते हैं, 2 से 3 बार में, 1 बार में, इसको 2 से कटाते हैं 19 बार में, और यह संख्या 19 से पूरी पूरी कटेगी। कटा के देखते हैं, 19 से 1 बार में 5 बच जाता है, 5 और 5 19 दूना के 38, 19 दूना के 38 करते हैं। तो अब देखिए 55 में 38 को घटाते हैं, क्या हो जाएगा? 15 में से 8 जाएगा 7, 1
और यहाँ पे कितना बच गया है 6, तो 9 बार में ले जाएंगे तो 171 होता है। यहाँ पे कितना बच जाएगा 5, और 5 7 19 3 57। अब 1293 में 31 से गुणा करते हैं और जो आएगा वही मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो 1293 में 31 से गुणा करते हैं फ्रेंड। 1293 में 31 से, यह देखिए 1293, 3 से 9, 7, 2 बच गया, 3 दूना के 6, 2 8, और यहाँ हो गया 3। देखिए 3 9 9 18, 1 7 2 9 1 10, 1 8 1 9 1 10, 1 4, यानी 40,083। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर डी, शहर में शिक्षित लोगों की संख्या 40,083 है। आगे देखते हैं। दो पूरक कोण 11:7 के अनुपात में, तो छोटा कोण क्या होगा। देखिए पूरक कोण क्या परिभाषा है कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक कोण 11 रहेगा और एक कोण 7 ही होगा, यानी कि 11 और 7 को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 90। 11 7 जोड़ते हैं 18, 18 का वैल्यू 90 है, तो 1 का वैल्यू 5 हो जाएगा। और हमसे पूछा है छोटा कोण, यानी कि छोटा कोण 7 है, तो 7 का वैल्यू हो जाएगा 35 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए।